चलने दो जो चल रहा है। चलो देखो, सुनो भाई, ऐसा है, पहले तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हमारी थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड क्लास है, और थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारे कुछ टॉपिक्स निपटा चुके हैं। बेसिक इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन दे दी थी, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स बाउंड्री के बारे में पढ़ा दिया था सारा का सारा, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी, और अब हम लास्ट में थे स्टेट फंक्शन पे। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। ऑल दोज फंक्शंस विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, उनको क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो उनको बनाया कहाँ से गया है। ठीक है, वो वाले सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं? स्टेट फंक्शन, जो बिल्कुल उसी इनिशियल स्टेप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। जिनका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे के सारे होते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसे समझ लो। तो स्टेट फंक्शन में क्या करवाया था? टेम्परेचर करवाया था, प्रेशर करवाया था, राइट, गिब्स एनर्जी करवाई थी, इंथैल्पी करवाई थी, एंट्रोपी करवाई थी, और इन सब के सिंबल बताए थे। डेफिनेशन अभी किसी की नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल बताए थे कि इंटरनल एनर्जी को U और E कहते हैं, इंथैल्पी को H कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को G कहते हैं, एंट्रोपी को S कहते हैं। ये सिर्फ सिंबल लिखवाए थे, मतलब डेफिनेशन किसी का भी नहीं पता। स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, आई थिंक, एक मिनट दिखाइए बेटा। और लास्ट में हमने क्या किया था? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सारे के सारे जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इतना हम लोग कर चुके थे आई गेस। और चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0, ये बात हमने कर ली थी। तो स्टेट फंक्शन की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज चल रही थी, और स्टेट फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस फाई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? फाई। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी समझ लो कि अगर फाई आपका फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, जिसमें x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, और ये वेरिएबल्स हैं मतलब इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। और फाई जो है वो आपका क्या है? स्टेट फंक्शन है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग अपॉन x एंड y। डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसे है, डी फाई, इस फाई को मैं ऐसे बना रहा हूँ, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज हुआ है? डेल लगाना है, डेल लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी वैसे डिफरेंशिएशन होता है, और डेल भी डिफरेंशिएशन का ही फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे डेल लगाना चाहते हो तो डेल लगा लो, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जहाँ पे डेल लगा हुआ है वहाँ पे डी फाई लगा देंगे, डिफरेंशिएशन ही समझ लो इसको, ठीक है। डेल लगा लो, डेल लगाना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं। डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है, एट कांस्टेंट वाई प्लस, ये कितना चेंज हुआ? वाई के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट एक्स डेल वाई। इस तरीके से हमको बस एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा आगे चल के, और हम कुछ जो है वो अपने फॉर्मूले डिराइव करेंगे इस टाइप के एक्सप्रेशन से, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर आइडियल गैस। अब इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन की। ऐसे समझ लेना कि स्टेट फंक्शन अगर फंक्शन है किन्हीं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन सकता है। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार। अब आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा। एक तो लास्ट क्लास में हो जाता तो थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन में आ जाता, पर थोड़ा देखने में हो सकता है आपको अजीब लगे, पर इनका जब हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे इनको, तब आपको अचानक से याद आ जाएगा कि चलो ठीक है यहाँ अप्लाई हो रहा है। अभी आप केवल और केवल समझ लो, फॉर एन आइडियल गैस। कौन सी गैस बेटा जी? आइडियल गैस। आइडियल गैस का एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों आइडियल गैस का? PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें मोल्स आपके कांस्टेंट होते हैं और ये एक गैस कांस्टेंट होता है।
तो ये दोनों टर्म क्या हो गई आपकी कांस्टेंट। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये प्रेशर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है और ये टेम्परेचर इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे प्रेशर निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रेशर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर जो है वो मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और प्रेशर मेरे इन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अरे अगर आप ये लिखना चाहो ना यहाँ पे कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये भी सही बात है। और अगर ये लिखना चाहो कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये भी सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। पर आपको ये देखना है कि आपको उस टाइम पे फाइंड आउट क्या करना है। तो मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को मैंने ये एक्सप्रेशन बना लिया, प्रेशर को मेरे को फाइंड आउट करना था। तो मैं प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए अपना डिफरेंशिएशन लगाऊंगा और क्या करूंगा, डीपी। ठीक है, डीपी क्या करूंगा मैं, डीपी इज इक्वल टू प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, डेल पी बाय डेल टी कर दो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये फंडा समझ में आ रहा है। या फिर डेल पी बाय डेल टी, इसको डी टी लिखना चाह रहे हो तो डी टी लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डी पी मेंशन कर दिया। प्लस यहाँ भी इसको डी एक्स करना चाह रहे हो तो डी एक्स कर सकते हो। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, देखो ठीक है, मैथ्स के ऑपरेशन है ये, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात इसके अंदर नहीं है। ये आपका डिफरेंशिएशन ही चल रही है, आपने डिफरेंशिएशन करी है अभी मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसी है, एक सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम उसका डिफरेंशिएशन, इस टाइप का होता है ना वहाँ पे कुछ फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आपने P को T के रिस्पेक्ट में चेंज किया है वॉल्यूम कांस्टेंट करके, और फिर आपने P को चेंज किया है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, हाँ एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसका हम यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में कभी आएगा बीच में से। पर ये इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होगी स्टेट फंक्शन की, कि स्टेट फंक्शन अगर कोई भी किसी का फंक्शन होगा 2 वेरिएबल का, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आप कैसे बना सकते हो। स्टेट फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन फाई कंसीडर कर लिए, जैसे प्रेशर एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, कर लो, जल्दी कर लो। आगे बढ़े। हो गया बच्चों, टाइम पास मत करो। तूने कितना वीडियो नंबर 4 हो गई तेरी, चेक करूँगा अभी, लिख के करेगा। मैंने सारे एग्जाम्पल हाँ तो कहाँ है, गायब हो गए ना। सर इसमें टी को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, 4 तो नहीं है। सर मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा ना था, तो सारे क्यों नहीं लिखे पे, कहाँ से करेगा बाद में प्रैक्टिस। मैंने प्रीफिक्स और सारा कुछ वो लिखा ना था। एग्जाम्पल लिख के लाइए सारे। सर वो आपने डीपी जो मेरे है पास अलाउ कर दिया, टी को अलाउ कर दिया। हाँ हाँ, हमने टी यूज कर यहाँ पे टी आएगा।
यही कह रहा था ना Yes. बेटा, यहाँ टी कर लेना, ये टी लिखा गया था गलती से। चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. नॉमेनक्लेचर टॉपिक का नाम है बेटा। चलो आ जाओ, देखो सुनो 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 भाई। अब आती है बारी पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन क्या होंगे तो बताओ। प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, प्रॉपर्टी ऑफ पाथ। पाथ फंक्शन क्या होंगे बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ पाथ दैट इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। साथ साथ लिखते जाओ, दैट इज विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, रास्ते पे डिपेंड करेंगे, उनको क्या कहेंगे बेटा? पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस का एग्जांपल है आप लोग का वर्क है, जिसको आपको पढ़ना है, हीट है, मोलर हीट कैपेसिटी है। Heat the state नहीं होता था। हीट एनर्जी नहीं है ना। देखो आपको ऐसा अगर कोई बोले क्या हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपको क्या लगता है हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है? फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। मैं पढ़ाऊंगा हीट को बाद में। हीट कोई थर्मल एनर्जी नहीं है। ट्रू फॉल्स में अगर आ जाए, इज हीट थर्मल एनर्जी? नो, दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट थर्मल एनर्जी एट ऑल। हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर के चेंज करने से बढ़ घट रही है। ठीक है, बाद में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हीट और वर्क आप लोगों की ना तो वर्क एनर्जी होती है ना हीट एनर्जी होती है। तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं वो स्टेट फंक्शंस के अंदर है। ये पाथ पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अभी कर लेंगे, इसका भी डिस्कशन। ठीक है, ठीक है, कहानी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हीट मतलब देखो, हीट के आगे एनर्जी लगा देते हैं, पर हीट एक्चुअल में मोड ऑफ ट्रांसफर है, एनर्जी का एक मोड है। मतलब जैसे कि ऐसा लगा ले कि मैं अब तूने मुझे फीस देनी है, अब तूने मुझे फीस देनी है, अब तूने फीस की बजाय क्या किया? चेक निपटा दिया है, एक चेक दे दिया है। ठीक है, अब वो चेक क्या मनी है? चेक मनी नहीं है, चेक एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी है। जब तक मैं उसको बैंक में जाऊंगा नहीं, ठीक है ना, उसको डिपॉजिट नहीं कराऊंगा, तब तक वो एक मेरे लिए काम, किसी काम का नहीं। समझ गया भाई? मैं वो तेरे चेक से जाके अपना कोई XYZ उसी चेक को देके तो काम नहीं करवा सकता ना। ठीक है, कोई लेगा ही नहीं, वो अपने बैंक में कैसे जमा कराएगा? ठीक है, जब नाम ही मेरा लिखा होगा उस पर। समझो इस बात को। ठीक है, तो चेक क्या हो गया? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ। उसी तरीके से हीट है, हीट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जब हीट पढ़ाऊंगा तो जरूर बता दूंगा। लाइकवाइज वर्क है। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पाथ प्रोसेस, अब इसके अंदर कुछ प्रोसेस आ जाएंगे। इसके बाद देखो प्रोसेस क्या होता है? अ पाथ थ्रू विच चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम अकर्स। पहली एक दो क्लास में ना डेफिनेशन ही चलती है। ठीक है, देखो सिरदर्दी होगा इस चैप्टर से अगर तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो। चलो देखो, इसमें जानकारी है, कुछ नहीं है, कुछ समझने का कुछ ज्यादा है ही नहीं। मैं तो सारा तुम्हें क्लियर ही करता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो अब कुछ प्रोसेस के नाम पे कुछ प्रोसेस हैं। जैसे पहला वर्ड आएगा आइसोथर्मल। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि आइसोथर्मल का क्या मतलब हो गया? आइसोथर्मल का क्या मतलब हो गया? अगर तुम्हारा कोई भी इंटरेक्शन इसके बाद हुआ, दोनों को मारूंगा मैं पकड़। कांस्टेंट टेंपरेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कुछ भी XYZ मेरे को दिख गया अगर होते हुए, तो तुम दोनों गए हो। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है,
आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका 0। डेल्टा टी 0 का मतलब है टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 नहीं है, पहली बात तो ये। टेम्परेचर तो कुछ है पर वो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो बराबर माइनस बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का 0। तो अब डेल्टा टी होता है थोड़े बड़े चेंज के लिए, डेल्टा लगाते हैं थोड़ा लार्ज चेंज। अगर छोटा चेंज होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, dt। तो डेल्टा टी बोल लो या dt बोल लो, दोनों के केस में क्या हो जाएगा 0। इसके बाद एक वर्ड आएगा आपको आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस का अर्थ हो जाएगा वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा V0 या फिर dV क्या हो जाएगा आपका 0। उसी तरीके से आपके पास एक और आएगा आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस, जहाँ पे भी आइसोबारिक वर्ड आ गया वहाँ पे कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, आगे से प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा P आपका क्या हो जाएगा 0 या dP आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है। एक और प्रोसेस आएगा आप लोगों का एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस आएगा बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वर्ड आते ही नो हीट एक्सचेंज between system and वो वॉल्स के बारे में था, एडियाबैटिक और डायथर्मल। अब एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का लेन देन नहीं होगा, नो ट्रांसफर ऑफ हीट between system and surrounding। टेक प्लेस। नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक प्लेस। और इसको Q इज इक्वल टू 0 डालते हैं। देखो डेल्टा Q नहीं लिखना है इसके आगे, DQ वगैरह कुछ मतलब जरूरत नहीं है। कभी आ जाएगा डेल Q लिखा हुआ पर जरूरत नहीं है। Q इज इक्वल टू 0 का मतलब है, ठीक है। हीट जब पढ़ोगे तो Q आएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये ऑलरेडी एक मोड है, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल टू 0 तब कर देना जब आपको क्या प्रोसेस आएगा, एडियाबैटिक। और Q हीट के लिए लगाया गया, हीट आपको अलग से पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे मैं हीट मार्क करवा दूंगा एक बार, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया। ये 4 हो गए आपको प्रोसेस। कभी भी आपको वर्ड आया आइसोथर्मल तो आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेना, डेल्टा T 0 हो जाएगा। आपको वर्ड आ जाए बीच में आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक तो उनकी ये मतलब हो जाएंगे आगे से। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, एज एन इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। साइक्लिक और साइक्लिक प्रोसेस ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, एक बार दोबारा लिखवाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस व्हेन, साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शन का चेंज 0 हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सारे स्टेट फंक्शन का चेंज क्या हो जाता है 0। करवाया था ये आपको लास्ट क्लास में। डेल फाई 0 मतलब स्टेट फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब डेल x 0 हो जाएगा, डेल s 0 हो जाएगा, डेल्टा t 0 हो जाएगा, डेल्टा p 0 हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार, देन आगे बढ़ेंगे। हो गए, नोट हो गए, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या मतलब होगा साइक्लिक का, मतलब साइक्लिक प्रोसेस का अर्थ ये होगा कि अगर कोई यहाँ से चल रहा है पॉइंट 1 से और वो पॉइंट 2 पे जाता है और वो वापस से घूम के यहाँ पे है, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आया, वापस से पर आ यहीं गया, तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो 1 पे स्टार्ट करते टाइम थी और घूमने के बाद भी वही रहेगी सेम। ऐसे फंक्शन को स्टेट फंक्शन कहते हैं, जो इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप पे जो वैल्यू है उसकी वो चेंज ना हो, वही रहे, जो पाथ पे डिपेंड ही ना करे, कहाँ से अचीव हुई है कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे है तो इतनी है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सारे स्टेट फंक्शंस का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा 0। कि अगर तू पॉइंट 1 पे था घूम के पॉइंट 1 पे आ गया तो वैल्यू तेरी सेम है, तो जो चेंज है वो क्या हो जाएगा 0। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। देन वी हैव रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। और ना रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा हाइपोथेटिकल है, मतलब दिल पे मत ले लेना उसको, बस क्या मतलब है उसका, जब वो आएगा तो हम क्या सोचते हैं
यही बात है बस मेन बताने की, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बुलाते हैं। बेटा मैं कुछ समझा ही नहीं रहा, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन तो याद करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी बुद्धि जो कम है उसको घर पे बैठो, उसको दोहराओ बार बार और याद करो, सिलाई का ये तेरा आ ही नहीं रहा, तो तेरा इसलिए तेरे सिस्टम में जा नहीं रहा, हैंग हो गया तेरा सिस्टम है। गेमें जाती हैं तेरे तो दिमाग में। बेटा मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में और इस क्लास में कुछ नहीं समझाया, कुछ था ही नहीं समझाने का। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें ये होगा। समझाएंगे तब जब वो उसको अप्लाई करेंगे। फटाफट बता दिया होगा मैं तो, फिर भी तुम्हें आराम से एक कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें आराम से बताया जा रहा है इतना, फिर भी अगर हजम नहीं हो रहा तो तुम ये देखो कि जो बात उस टाइम पे बताई जा रही है, ये लिखा है इसका मतलब ये है, वो तुम्हें पता लगा के नहीं पता लगा। दैट्स इट भाई। आइसोथर्मल लिखा, टेम्परेचर डेल्टा टी 0 पता लगा कि नहीं पता लग गया। चलो आगे काम आएगा ना अभी बेटा, जब काम आएगा तो तुझे सही में समझ नहीं आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बुलाते हैं बेटा? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बुलाते हैं। क्वासी का अर्थ होता है आप लोगों का ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस है। मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंजेस होते हैं इसमें, बहुत ही छोटे छोटे चेंज होते हैं। ये इनफाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो हो गया जिसमें क्या होंगे? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंजेस होंगे। ठीक है ना, और ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा। सर बट ये वो हाइपोथेटिकल क्यों होगा? आइए बताते हैं। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, और ये हाइपोथेटिकल वर्ड मैंने यूज किया था तो लिख दिया। सर स्मॉल तो कोई वर्ड ही नहीं है। अबे बना हुआ है। स्मॉल वाई नहीं हुआ आगे खाली स्मॉल। अच्छा आगे भी स्मॉल लगा दी मैंने। यस सर, स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस नहीं है वैसे वर्ड तो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंजेस। इनफाइनाइटसिमली का मतलब जो बहुत ही ज्यादा नंबर में करना पड़ जाए, ऐसा समझ लो। इनफाइनाइट ही समझो इसको, इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेसेस ऐसे समझ लो। तेरे को लिखने में क्या हाथ दुख रहे हैं? कहीं नहीं लिखना, तुम्हें ये मेंशन नहीं करना, चुपचाप लिख लो। हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस एंड takes place in many steps and takes place in, ऐसा समझ लो, many मत लिखो, infinite number of। अभी मतलब समझा दूंगा इसका, ये जितने पॉइंट लिखे हैं ना उनका मतलब अभी बता दूंगा, और आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना कहीं भूल जाओ उनको, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका मतलब समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि आपके पास क्या है? आपके पास एक पिस्टन लगा देते हैं। चलो देखो, इसको समझना, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। नोट कर लिया? करो जल्दी करो, फिर कर क्या रहे हो? जल्दी जल्दी करो, क्या कह रहा है तू?
इसका नाम संजीव है। देखो ये फॉर सपोज हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। तुमको एक बात मैं बताऊं, तुम्हें जितनी बदतमीजियां करनी मैंने अलाउड कर रखी है ना, ये मेरी गलती है। ये ना मेरी गलती है कि तू मेरे आगे बोल पाता है। वैसे कह रहा हूँ मैं। और ये ना तुम्हारे स्कूलों में गलती है, स्कूलों की भी गलती है कि आजकल ना बच्चों को लपेटना अलाउड नहीं है। मार मैं खा तो बोलता हूँ। इधर ध्यान लगा ले, मैं सही बता रहा हूँ, किसी दिन मुंह टूट जाएगा तुम्हारा सही में। और है ना ये टीचर के पीछे हंसना, इन सबसे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें जीवन में आगे चल के। मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा इसमें, टाइम वेस्ट बेशक हो रहा हो, पर उससे ज़्यादा कीमती तुम्हारा टाइम है तुम्हारे लिए। इधर देखो, मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर मैंने गैस भरा हुआ है, ठीक है, और अंदर मेरी गैस है, ऊपर मैंने फाइन डस्ट के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। समझना आप एक बार। तो गैस है, गैस प्रेशर लगा रही है, जो गैस प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर हो गया आपका इंटरनल प्रेशर। और जो फाइन डस्ट के पार्टिकल और एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर क्या हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर। दो प्रेशर समझ में आ रहे हैं? अंदर गैस है, गैस के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, और धक्का मुक्की करने से इस पे प्रेशर इंसर्ट करेंगे तो वो हो गया इंटरनल। ये हो गया आप लोग का क्या? एक्सटर्नल। अब एक बात समझो कि एक्सटर्नल प्रेशर ने इंटरनल प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है। समीर भाई ये सब रहने दे, ठीक है। और ये जो फाइन डस्ट का पार्टिकल है, इसे अगर मैंने डस्ट के पार्टिकल को हटा दिया तो आप बताओ क्या होगा? अगर मैंने इस डस्ट के पार्टिकल को हटाया तो क्या होगा? तो P एक्सटर्नल कम हो जाएगा, P एक्सटर्नल छोटा हो जाएगा, मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, और माइनस dP कर दिया मैंने। dP हो गया स्मॉल चेंज इन प्रेशर। पर होगा तो सही, अरे बोलो यस और नो। तो इतना ज़्यादा छोटा चेंज है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये ऊपर आया पिस्टन। अगर यहाँ से कुछ हैवी वेट हटाते तो ये एकदम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता, पर इतना ज़्यादा छोटा पार्टिकल मैंने हटाया कि आपको पता भी नहीं लगा कि ये ऊपर गया, पर ये गया होगा। तो इसलिए क्या मेंशन कर दिया? dP। अब मैंने क्या किया? इस फाइन डस्ट के पार्टिकल को वापस रख दिया। फाइन डस्ट के पार्टिकल को अगर मैंने वापस से रख दिया तो फिर ये इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस का dP, और dP से dP कैंसिल होके क्या आ जाएगा? वापस से P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होंगे जिसके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा हर स्टेप पे। जितने भी चाहे मैं स्टेप करूं, हर स्टेप पे जो भी स्टेट पहले थी वो अचीवेबल होगी। भाई इस टाइम पे A स्टेट है, एक फाइन डस्ट पार्टिकल रखा, स्टेट B पे पहुंच गया, फाइन डस्ट का पार्टिकल वापस रख दिया, वो वापस से A पे पहुंच गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेसेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़ते हैं थोड़ा सा चेंज शो करने के लिए। मतलब मेरे को फाइन डस्ट के पार्टिकल्स को मतलब मिलियंस ऑफ टाइम हटाना पड़ेगा, एक एक करके पार्टिकल को, मतलब हजारों टाइम, मिलियंस ऑफ टाइम हटाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका कुछ विजिबल प्रेशर में चेंज आएगा। और वो कह रहे हैं वो जो आपके मिलियन स्टेप्स है ना, वो सारे के सारे स्टेप्स रिवर्सिबल हैं अपने आप में। अगर मैं B से C गया, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप दूसरा पार्टिकल हटाने पे पहुंचा, तो वापस से मैं उसको अचीव कर सकता हूं। ये कौन कहता है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन कहती है। और ये चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, ये रियल लाइफ में अचीवेबल नहीं है कि हम मिलियन स्टेप्स करते जा रहे हैं और फिर उसको चेक कर रहे हैं। मतलब ये हाइपोथेटिकल इसलिए प्रोसेस बोला है। प्रोसेस एग्जिस्ट करती है फिर रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे
एग्जिस्टेंस में भी आप कह लो कि अचीवेबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकली हमने माना हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें आगे करेंगे जो रियल लाइफ में अचीवेबल है। क्योंकि जैसे आइडियल गैस है, आइडियल गैस कुछ होती नहीं है गैस, हमने पढ़ी है, क्योंकि जो रियल गैसेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज आइडियल जो हो सकती थी उसमें डेविएशन करने से हमें पता लगा। तो इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बस मिनिमम 4 बातें लिखवाई हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस है, चलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इसमें चेंजेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको किया जाता है और ये एक क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है विच कैन नॉट बी अटेन्ड इन रियल प्रैक्टिस। ऐसे लिख लो, चलो, विच अब आपको क्या यूज आएगा इसका, एक तो आपको ये पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक ये क्वेश्चन बन सकता है पर कम चांसेस है बनने की। और एक और बात है, जो P एक्सटर्नल है उसको प्लस माइनस dP लिख लेना। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी आता है तो मैं ये दोनों टर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ। dP से बढ़ भी सकता था, मैं एक और पार्टिकल इसके ऊपर रख देता तो dP से बढ़ भी जाता प्रेशर। अरे बोलो यस और नो। बस ये बात ध्यान रख लेना कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैंने यूज किया तो मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, विच कंप्लीट्स इन डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। तो साथ साथ लिखता जाऊं, क्या हो गया बेटा, पिस्टन कुछ नहीं होता, पिस्टन एक मूवेबल बार होता है जो कि तेरा प्रेशर कम और ज्यादा कर सकता है। ये मूवेबल है, ये चीज मूवेबल है, ऊपर और नीचे हो सकती है। और डस्ट पार्टिकल किस पर रखते हैं? डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर कोई भी स्टैंड बना दिया उस पर रख दिया। ठीक है भाई, इसके बाद कहानी आ रही है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगे, विच कैन टेक प्लेस इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। 2, 4, 5 में काम पूरा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिनको एग्जैक्टली रिवर्स ना किया जा सके वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, फाइनाइट चेंज होगा। फाइन डस्ट पार्टिकल नहीं रखेंगे, यहाँ पे ब्लॉक्स रख देंगे ताकि काम जल्दी हो जाए। M1 मास का ब्लॉक रख दिया, उसके ऊपर M2 मास का ब्लॉक रख दिया, इस तरीके से 2 ब्लॉक्स रख दिए। ठीक है, भारी है काफ़ी वजन में। अगर मैं इसको हटाऊंगा, एक ब्लॉक को M2 को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, P एक्सटर्नल कम हो जाएगा, P एक्सटर्नल P इंटरनल में से कम हो रहा है तो डेल्टा P करना पड़ेगा। बस इसके अंदर यही है। तो P एक्सटर्नल इज प्लस माइनस डेल्टा P आप कर सकते हो। चलो अगर मैं M2 हटा देता हूँ तो उसके लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस माइनस लिख लो, ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, तो डेल्टा P कर दिया। बस आप बस इतना ध्यान रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है।
ऐसे प्रोसेस जो वापस से रिवर्स ना किए जा सके। कहने का मतलब अगर मैं वापस से इस पे M2 का ब्लॉक रख दूंगा तो ये एग्जैक्ट सेम उस पोजीशन पे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज जरूर पाएगा। अगर मैं M2 का ब्लॉक हटाता हूँ तो पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर मैं M2 का ब्लॉक वापस रख देता हूँ तो वापस से वो नीचे आना चाहिए, पर वो नीचे तो आएगा पर एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे बिल्कुल डॉट टू डॉट मैच नहीं कर पाएगा, बेशक वो पिस्टन है। लेकिन है तो इक्वल। ठीक है, नहीं कर पाएगा, ये हम मान के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? कुछ ना कुछ कहानी गैस की, प्रेशर की, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, और अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इसको हम केस को एक्सपेंशन बोलते हैं, और अगर ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो इस केस को हम कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और इसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम यूज करेंगे ना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके ये मतलब रहेंगे आगे, बात ये हो रही है अभी। ठीक है, तो इसमें दिक्कत ये है कि काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, इसको हटा दूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बातों को बस ध्यान रखना, ये पॉइंट बना के लिख लेना जरूर। ये लिख लिया, ये नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलो लिखो, आगे लिखो फटाफट से। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस thermodynamic equilibrium exists at initial and final steps। थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को जानने के लिए, रिएक्शन हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मोटा मोटा तो ये फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट को चलो लिख लो, फिर तुम बोलोगे बाद में। तो अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे, इससे पहले एक पॉइंट बनाने तो बना लो। व्हेन पाथ ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्स, नोट्स इसके बड़े जरूरी हैं। ठीक है, when path of irreversible process is reversed, either system or surrounding or both do not get back to their original position। ये बात मैंने अभी बताई थी ना आपको, बस लिखवा दिए। इस पे फोकस करेंगे अभी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। ठीक है, करो फटाफट से करो एक बार। ये भी हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है। नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्यों है? सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जितने भी हैं लॉजिकली पॉसिबल नहीं होगा, लॉजिकली पॉसिबल तो है ही नहीं। जैसे कि देखो आपका फोन लिया, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, सूरज से लाइट आ रही है, ये देखो ना, वो रिएक्शन कुछ कर रही है। देखो जरा बैक पे जाएगी, देखा ओरिजिनल पोजीशन पे है। हाँ, तो इसमें नहीं जाएगी ना, डू नॉट गेट बैक टू देयर। अगर आप वेइंग मशीन ले रहे हो, उसके अंदर अपना फोन रखो, तो आपका वेट जितनी बार रखो, बेटा वेइंग मशीन में कौन सी रिएक्शन हो रही है? वो तो वेट नाप रहा है। तो आप कोई भी प्रोसेस ले, लेकिन वो सेम चीज होगा। अगर प्रोसेस का मतलब ऐसे थोड़ी हो जाएगा। नेचुरल प्रोसेस क्या होगा ये?
आपकी सन से रेज आ रही हैं, सन की रेज आपके पौधों पे पड़ रही हैं, पौधे CO2 बना रहे हैं, सॉरी O2 ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन वापस से कैसे मतलब करेंगे, इस तरीके के प्रोसेसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस काइंड ऑफ रिवर्सिबल है, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होते यहाँ पे, ऐसा है, कुछ हद तक हो जाएंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस कुछ हद तक रिवर्स हो जाएंगे, एग्जैक्टली रिवर्स कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते, कुछ हद तक वापस आ जाएंगे, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं, जैसे H2O2 है तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, फिर उसके बाद वो है, चेंज इसके साथ इक्विलिब्रियम है। H2O2 जब नॉर्मली रखते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं हो जाती। वो वही कह रहा है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसने कुछ प्रोसेस लिए हैं ना, और नेचुरल प्रोसेस लिए हुए हैं, तुम बनावटी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस में क्यों डाल रहे, बात ये होगी, ठीक है। चलो इतनी कहानी क्लियर होगी, यस और नो। अब एक काम करो, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करेंगे कुछ हम, है ना, हेडिंग बना लो एक बार, नहीं ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। चलो ऊपर है, चलो बेटा देखो, अब लिखो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। एनर्जी खुद नहीं है, ये एनर्जी का मोड है ट्रांसफर होने का। तो पहला हो गया आप लोगों का वर्क। क्या होता है वर्क बेटा? वर्क आपने दो तरीके के देखने हैं। यहाँ पे जो केमिस्ट्री में देखोगे वो ज्यादातर कौन सा वर्क होएगा? पीवी वर्क होएगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा बेटा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, ठीक है। मैकेनिकल वर्क, और डिस्प्लेसमेंट वर्क इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम के चेंज की वजह से यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा वर्क होगा नॉन पीवी वर्क। इस वर्क में आपका इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा। मैकेनिकल वर्क जैसे कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चीज़ पे, वो अगर डिस्प्लेस होएगी तो जितने एरिया पे वो डिस्प्लेस होएगी उतना वर्क उसके हिसाब से वो आ जाता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? ठीक है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा, नॉन मैकेनिकल वर्क आ जाएगा। सही, चलो इसको नोट करो एक बार। बस हमको इसकी ना डेफिनेशन तक पहुंचना है वर्क। ठीक है, वर्क एक पाथ फंक्शन है। वर्क एक पाथ फंक्शन है, आपको ये बारे में पता होना चाहिए पहले। क्या होते हैं पाथ फंक्शन बताओ? जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपको स्टेयर्स चढ़ के छत पे जाना है, और एक बिल्डिंग में आपको लिफ्ट से छत पे जाना है। तो कहाँ पे आपका वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है आपको? स्टेयर्स पे, जहाँ पे चढ़ के जाना है। तो ये वर्क क्या हो गया? पाथ पे डिपेंड करता है कि भाई पाथ कैसा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। ये स्टेट फंक्शन नहीं,
ये स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पाथ फंक्शन है। मतलब इसको पाथ फंक्शन सोच के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में तो कुछ और पता है। देखो फिजिक्स के टर्म्स और यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्क के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। वहाँ पे फिजिक्स में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, साइन कन्वेंशन चेंज होता है। ऐसा कह लो कि उल्टा है, ठीक है। वर्क नहीं कहा होगा बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी बोली होगी। वही नहीं होता ना, वो दोनों अलग चीजें हैं जानवर। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से जो एनर्जी बनती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब तू छत पे जाए, छत वो हाइट की वजह से जो एनर्जी है। अब छत पे जाए तो रस्सी चढ़ के चला जाए, सीढ़ियों से चला जाए, लिफ्ट से चला, जब तू छत पे एक पॉइंट पे पहुंच गया तो हाइट की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ बस एग्जांपल। हाइट मतलब वो हो गया स्टेट फंक्शन, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन होगी, बिल्कुल। स्टेट फंक्शन कौन सी होगी? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा हो गया फंक्शन? स्टेट फंक्शन हो गया, बिल्कुल सही बात। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आगे लिखो, फिर इसके अंदर लिखो IUPAC साइन लिखो इसमें। अगर कभी आपको आ जाए वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क को W से डिनोट करेंगे तो पता ही होगा ना, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम आ जाए तो इसके आगे लगाना पड़ता है हम लोगों को प्लस का साइन, और ये कंप्रेशन वाला वर्क होगा, इसमें कंप्रेशन होती है। याद रखना पड़ेगा बेटा सब कुछ, ये फिजिक्स में नहीं है, ये सब तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए ही है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए तो ये है, ठीक है। थोड़ा और एटॉमिक दिखाना स्टेट बाद में हाँ देखो सुनो भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाए तो आगे साइन क्या लगाते हैं? नेगेटिव का लगाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा वर्क होता है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसमें कौन सा वर्क होता है बेटा? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। कुछ बातें लिखते चलो साथ साथ। अगर आपको ऐसे लिखा हो वर्क डन इज इक्वल टू -50 जूल या किलो जूल, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? बताओ इसका क्या मतलब हो जाएगा? आगे साइन किसका लगा दिया? इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। अच्छा चलो इसको और कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम अगर लिखा हो तो क्या लिखूंगा? केवल 50 किलो जूल लिखूंगा। ये बात पकड़ने वाली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख दिया? बाय द सिस्टम। तो अब मेरे को आगे माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? ये दिखाने के लिए कि वर्क कौन कर रहा है? मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है, और जब सिस्टम वर्क करेगा तो वो वर्क ऑफ क्या होगा? वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा। और वर्क कौन से की बात हो रही थी? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अभी आएगा ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क, थोड़ा सा पिस्टन विस्टन बना के बताऊंगा तो आपको पता लगेगा भाई ये वर्क हुआ है, काम हुआ है बेसिकली, ठीक है। इतना फंडा क्लियर हुआ। इसके बाद साइन कन्वेंशन के अंदर चलो, अगर मैं साथ में और बना दूं कि ऐसे आ जाए, आपको लिखा हुआ कि वर्क डन हुआ है 50 किलो जूल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा? हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। आगे प्लस लगाओ तो और का मतलब, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? वर्क डन ऑन द सिस्टम।
आ गई बात कि नहीं आ गई बात? सुन बोलो, लिखो इसे फटाफट से लिखो, आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा क्या टाइम हो गया क्या? चलो एक काम करते हैं, वर्क को बढ़िया से निपटाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी वर्क शुरू हुआ है, इसको जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क बनाएंगे, एक फार्मूला बनाएंगे, एंड में वही फार्मूला याद रखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, वर्क के बारे में क्या आपको पता लगा कि वर्क ये टाइप्स का होगा हमारे सामने जो आएगा, और ये साइन कन्वेंशन होंगे, और इनको इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।